वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता आज जब हम पढ़ेंगे इस चैनल पर, आज आप लोगों के लिए एक नया सब्जेक्ट और नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, वो है वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ते हैं, इससे पहले आपने प्राचीन भारत में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। आईवीसी में देखा आपने, उसका जो पतन हो रहा है, उसका जो डिक्लाइन हो रहा है, उसकी समाप्ति का एक कारण जो बताया गया था, वो बताया गया था आर्यों का आक्रमण। किनका आक्रमण? आर्यों का आक्रमण। आर्यों के आक्रमण से ही बताया जाता है कि जब आर्य इंडिया में आए, भारत में आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका पतन हुआ। उसी के साथ साथ कहा जाता है कि भारत में एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति शुरू हुई, उसका नाम था वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना होगा कि वैदिक सभ्यता कब स्टार्ट होती है और कब तक रहती है। वैदिक सभ्यता 1500 BC में स्टार्ट होती है, जो कि लगभग 600 BC तक हमें पढ़नी है। वैदिक सभ्यता जो आप पढ़ रहे हैं वो 1500 BC से स्टार्ट होती है और 600 BC तक आप तक पढ़नी है, और इसे हम दो भागों में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? इस वैदिक सभ्यता को जो एक पार्ट है उसको कहा गया है ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता, और दूसरा जो पार्ट है उसे कहा गया है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता। इन दो पार्ट में हम वैदिक सभ्यता को डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। तो जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है यह 1500 BC में स्टार्ट होती है, जो कि 1000 BC तक पढ़नी है, और जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है जो 1000 BC से स्टार्ट होती है, जो कि 600 BC तक हमारे सामने दिखाई देती है। ठीक, यहाँ तक हमने वैदिक सभ्यता को देखा। जो वैदिक सभ्यता है वो दो पार्ट में डिवाइड कर पढ़नी है। एक पार्ट में आपने देखा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है, और दूसरे पार्ट में आपने देखा उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है। जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है यह 1500 से स्टार्ट होती है, 1000 तक रहती है, और जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है ये 1000 से स्टार्ट होती है और 600 BC तक आप पढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको ये समझना है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल, इस वैदिक काल में आखिरकार आपको पढ़ना क्या क्या है। इस वैदिक काल में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है वेद। क्या पढ़ने हैं? वेद। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि हमारे वैदिक संस्कृति में, वैदिक सभ्यता में वेदों की संख्या कितनी है, तो बताना वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार हमारे 4 वेद इस पूरी वैदिक सभ्यता में मौजूद हैं। अब इन्हीं वेदों को अगर आप पूछा जाए कि इस वेदों का अर्थ क्या है, वेदों का अर्थ क्या है, तो वेदों का दर्शन क्या है, तो वेदों का अर्थ और दर्शन है ज्ञान। वेद जो है वो किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। इतनी बात लोगों के सबके समझ में आई? इधर देखिए, जो वैदिक काल आप पढ़ रहे हैं जिसमें 4 वेद हैं और वेदों का अर्थ क्या है? ज्ञान। और पूछा जाए वेदों का जो दर्शन है वो किस पर आधारित है? ज्ञान पर। अब आपको इसमें क्या पढ़ना है, ध्यान से देखना। जो ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति है, जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है, इसमें आपको पढ़ना है ऋग्वेद। क्या पढ़ना है? ऋग्वेद। और जो उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है उसमें आपको पढ़ने हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो अन्य 3 वेद हैं हमारे, जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहां तक आपने देखा जो वैदिक काल है, वैदिक संस्कृति है, उसे दो पार्ट में डिवाइड कर कर पढ़ते हैं। एक पार्ट में आपने देखा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है, दूसरे में उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता है। जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है वो 1500 से 1000 तक है, जो उत्तर वैदिक कालीन है वो 1000 से 600 तक है। वहीं आपने वेदों को देखा, वेदों का मतलब क्या है, वेदों का अर्थ क्या है, वेदों का अर्थ, वेदों का दर्शन किस पर आधारित होता है, तो ज्ञान पर। इतनी बात सबके समझ में आई? जो आपको ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है एक ऋग्वेद, और बाकी जो उत्तर वैदिक काल है उसमें पढ़ना है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें से कौन सा वेद उत्तर वैदिक काल में शामिल नहीं है। देखो 3 वेद जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों वेद उत्तर वैदिक काल के हैं, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है वो उत्तर वैदिक काल का ना होकर बल्कि कौन से काल का है, वो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति का वेद है। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आता है कि आप जो ऋग्वेद कालीन संस्कृति पढ़ते हैं इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, तो ऋग्वैदिक कालीन की संस्कृति होती है वो आर्यों के आगमन से होती है। इस बात को याद रखना,
आर्यों के आगमन से ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति स्टार्ट होती है और उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद कालीन संस्कृति। अब इन चारों वेदों को आपको पढ़ना है, इन चारों वेदों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन चारों वेदों में किस चीज़ की हमें जानकारी प्राप्त होती है, इन चारों वेदों के ब्राह्मणों के नाम क्या है, इन चारों वेदों के पुरोहितों के नाम क्या है। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि ये जो चारों वेद हैं, इन वेदों में कौन कौन से उपनिषदों का वर्णन किया गया है। इसके साथ आप देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल आप देख रहे हैं, इन चार वेदों, इन 3 वेदों के अलावा आपको देखना है जैसे आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और महाकाव्य। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल जो आप पढ़ रहे हैं, उस उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और महाकाव्य, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है, ये सब हमें उत्तर वैदिक काल में पढ़नी है। लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आपको दिखाई दे रही है, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है क्या चीज? ऋग्वेद। ठीक, यहां तक बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। देखिए, ऋग्वेद अगर आपको पढ़ना है, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता पढ़ना है, सबसे पहले आपको यह भी पढ़ना होगा कि वैदिक काल और इससे पहले जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस था, क्या मूलभूत अंतर इसमें हमें दिखाई दे रहा था। तो जो इससे पहले हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी, वह जो सभ्यता थी वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, यानी कि वहां पर महिलाओं की प्रधानता ज्यादा थी। वहीं आप अगर वैदिक कालीन सभ्यता देखते हैं, यह जो सभ्यता है यह पितृ सत्तात्मक सभ्यता कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पुरुष प्रधान जो सभ्यता है या पुरुष प्रधान जो महत्व है उसका ज्यादा दिखाई देता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो आप देखिए, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता आपने देखा ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता स्टार्टिंग कहाँ से होती है? आर्यों के आगमन से होती है। और इस ऋग्वैदिक कालीन की आपने देखा ये कैसा समाज कैसा था, आपको पता चला यहाँ का समाज पितृ सत्तात्मक था। कैसा था? पितृ सत्तात्मक था। इसके साथ साथ आपको पता होनी चाहिए कि इस ऋग्वैदिक कालीन जो सभ्यता है या ऋग्वेद की, हमें ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की जानकारी हमें कहाँ से होती है? तो इसकी जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन है, हमें एक ईरानी ग्रंथ से होती है, एक ईरानी ग्रंथ से होती है जिसका नाम है अवेस्ता। इस ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से हमें ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता या संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो सभ्यता है, यानी कि सिविलाइजेशन कैसा था, आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी थी और उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता दिखाई गई थी वो हमें नगरीय दिखाई गई थी। वहीं अगर वैदिक कालीन सभ्यता देखें तो यहाँ पर कैसी दिखाई दे रही है? यहाँ पर ग्रामीण सभ्यता हमें दिखाई दे रही है। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया होगा कि जो ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता है वो 1500 बीसी से स्टार्ट होती है और 1000 बीसी तक हमें पढ़नी है, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें अपना एक वेद पढ़ना है, उस वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद। इसके साथ साथ वहाँ का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था, मतलब वहाँ पर पुरुष प्रधान महत्व ज़्यादा था। इसके साथ साथ आपने देखा वहाँ की जानकारी हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी कहाँ से होती है? ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से होती है। संस्कृति और सभ्यता वहाँ की कैसी थी? ग्रामीण थी। इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में आपने देखा जो ऋग्वेद है, अब इसको आपको पढ़ना है। किसको पढ़ना है? ऋग्वेद को। देखिए, ऋग्वेद अगर आपको पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो 4 वेद हैं, उन चारों वेदों में सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद ही है। ऑप्शन में अगर एग्जाम पूछ लिया जाए और पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे बड़ा है, सबसे पुराना है, तो वो हमारा वेद है ऋग्वेद। तो सबसे पहली चीज आपकी समझ में आई होगी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। वो आपसे पूछे इस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर हैं, तो बताना इस ऋग्वेद में जो मंडल हैं उनकी संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडल कितने बताए गए हैं? 10 मंडल बताए गए हैं। पूछे ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, तो बता देना ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त। इसके बाद आपको पढ़ना है कि इस ऋग्वेद में रचनाएं या ऋचाएं कितनी हैं? 10,580 रचनाएं इसमें ऋग्वेद में बताई
गई है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। यही अगर हमें इस मंडल को पढ़ना है कि ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं, इस मंडलों में आपको ये भी देखना है कि इसमें से कौन सा मंडल हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 के 10 तो नहीं देखने, लेकिन हमें वो देखने हैं जो हमारे पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम में इस मंडल से जो क्वेश्चन आ चुके हैं, हमें अक्सर कर उन्हें जरूर देखना है। तो जो 10 मंडल आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला और जो 10वां मंडल है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है, सबसे बाद में जोड़ा गया। पेपर में पूछ ले आपसे एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से वो मंडल हैं जो सबसे बाद में जोड़े गए हैं, तो वो पहला और 10वां मंडल है जो कि सबसे बाद में जोड़ा गया है। इसी के साथ आपसे पूछे तीसरे मंडल में किस चीज का उल्लेख है, तो बताइएगा तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंत्र का उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और इस गायत्री मंत्र के जो रचनाकार हैं उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र। इसी के साथ साथ एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, तो गायत्री मंत्र आप बता देना ये सूर्य देवता को समर्पित है। और पूछे आपसे कि जो गायत्री मंत्र है ये गायत्री मंत्र किसने लिखा है, तो इस गायत्री मंत्र के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। देखिए इस ऋषि विश्वामित्र से एक लाइन आपको हम बता दें एग्जाम के लिए। जब आप ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल को पढ़ते हैं, यानी कि ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको एक चीज दिखाई देगी, वो है वर्ण व्यवस्था, और जो कि अभी आने वाला है। लेकिन हम यही बता देते हैं कि जो आप वर्ण व्यवस्था पढ़ते हो, वर्ण व्यवस्था का मतलब है कि हमारे ऋग्वेद के जो 10 मंडल दे रखे हैं उसमें से जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था का मतलब है जो जातीय व्यवस्था आप देख रहे हैं उसका उल्लेख किया गया है। जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसमें 4 वर्ण दिखाए गए हैं, यानी कि बताए गए हैं, उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये हम विश्वामित्र से क्यों जोड़ रहे हैं भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो वो ऐसे है कि अगर आप ऋग्वेद पढ़ रहे हो तो ऋग्वेद में याद रखना जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति आधारित ना होकर, यानी कि जन्म आधारित ना होकर कर्म आधारित थी। याद रखना इस बात को। जो आप ऋग्वेद पढ़ रहे हो, ऋग्वेद में जो आप वर्ण व्यवस्था देखेंगे वो वर्ण व्यवस्था वो जन्म पर आधारित ना होकर बल्कि वो कर्म पर आधारित थी। वहीं अगर आप उत्तर वैदिक काल पढ़ोगे वहां भी वर्ण व्यवस्था आपको दिखाई देगी, तो वो जो वर्ण व्यवस्था आप पढ़ोगे वहां पर वर्ण व्यवस्था जो कर्म पर आधारित ना होकर जन्म पर आधारित थी। ये हमने विश्वामित्र से कैसे हमने आपको इसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो ऐसे है कि जो ऋषि विश्वामित्र आपको दिखाई दे रहे हैं यह जो जन्म से यह क्षत्रिय थे, लेकिन इनका कर्म एक ब्राह्मण रूप से दिखाई दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक गायत्री मंत्र की रचना की है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। तो इसीलिए कहा गया है कि ऋषि विश्वामित्र जो उनका कर्म था वो ब्राह्मण रूपी था, इसीलिए ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था के माने गए हैं। इसके साथ आपको देखना है हमारे 4th यानी कि चौथे मंडल में किस चीज का उल्लेख है, तो आप बता देना चौथे मंडल में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर का उल्लेख किया गया है। भाई पूछे आपसे एग्जाम में क्या कृषि के साक्ष्य इस वैदिक सभ्यता में दिखाई देते हैं, तो बताना हाँ, और पूछे कहाँ दिखाई देते हैं तो बताना कि चौथे मंडल में जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, उसके साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। इसी के साथ याद रखना ऋग्वेद के जो 9वां मंडल है उसमें किस चीज का उल्लेख है, तो आप बता देना जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। और जो 10वां मंडल है उसी में हमारी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा कि जो आप मंडल पढ़ते हो ऋग्वेद में उसमें 10 मंडल का उल्लेख है, और उस 10 में से जो पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बाद में जोड़ा गया है। और उसमें जो आप देख रहे हैं तीसरा मंडल जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। पूछे गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, तो ऋषि विश्वामित्र हैं। पूछे किस देवता को समर्पित है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। पूछे चौथे मंडल में किस चीज का उल्लेख है, कृषि का उल्लेख है। पूछे 9वें मंडल में किसका उल्लेख है, सोम देवता का। और पूछे 10वें मंडल में तो वर्ण व्यवस्था, ये वही वर्ण व्यवस्था है जिसमें हमारे 4 वर्ण व्यवस्था दिखाई देती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहां तक आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं इस ऋग्वेद को देखते हुए। ऋग्वेद में देखिए इसके अलावा आपने मंडल पढ़ा, मंडल के बाद आपने सूक्त देखे, आपने ऋचाएं देखी, आपने सबसे पुराना वेद देखा। अब आपको यह देखना है कि इस ऋग्वेद के ब्राह्मणों के नाम क्या थे, यानी कि ऋग्वेद के ब्राह्मणों के नाम क्या थे।
इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए क्वेश्चन कि जितने भी आप पढ़ोगे वेद, हर वेद को बताने वाले ब्राह्मणों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे उनका नाम था, एक का नाम था ऐत्रेय और दूसरे ब्राह्मण का नाम था कौशितकीय। कौशितकीय, तो याद रखना ऐत्रेय और जो कौशितकीय नामक ब्राह्मण हैं ये ऋग्वेद को बताने वाले ब्राह्मण हैं। इसी के साथ साथ पूछे ऋग्वेद को बताने वाले पुरोहितों के नाम बताइए, तो ऋग्वेद को बताने वाले जो पुरोहित है उसका भी नाम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो उसका नाम था होता कहते हैं या होर्त कहते हैं, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों को सबके दिखाई दे रहा होगा, जो ऋग्वेद आपको दिखाई दिया सबसे पुराना मंडल 10 हैं, सूक्त 1028 हैं, ऋचा 10,580 हैं, ब्राह्मणों के नाम ऐत्रेय कौशितकीय है, पुरोहित का नाम होर्त कह लो या होता कह लो। सबसे बाद में जोड़ा गया जो मंडल है वो पहला और 10वां है, तीसरे में गायत्री मंत्र है, चौथे में कृषि का और 9वें में सोमदेवता का और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख यहाँ तक किया गया है। यहाँ तक सबके समझ में आया? तो आपने ऋग्वेद देखा। अब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद काल की जो सभ्यता है, संस्कृति है, यहाँ पर और क्या क्या चीज हमें दिखाई देती हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद अगर आप पढ़ रहे हो तो मैंने अभी बताया कि ऋग्वेद काल की जो सभ्यता है, समाज है, संस्कृति है, वो पितृसत्तात्मक था। तो वो आपसे पूछे जो परिवार का मुखिया होता था वो कौन होता था, तो परिवार का मुखिया पिता होता था, जिसे क्या कहा गया, जिसे कुलप कहा जाता था। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए कि कुलप कौन होता था, तो आप बता देना कि जो परिवार का मुखिया होता था उसे पिता कहा जाता था, उसे ही क्या कहा गया, उसे ही कुलप कहा जाता था। वहीं अगर आप ऋग्वेद कालीन सभ्यता पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेदीन कालीन सभ्यता में जो महिलाएं आप देख रहे हो, इन महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, तो याद रखना ऋग्वेद में महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। हमें कुछ ऐसी विदुषी कन्याओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। विदुषी कन्याओं का मतलब ऐसी कन्या जो कि उस समय की स्कॉलर वुमेन है। ये भी नहीं समझ पाते तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जैसे अगर पुरुष पढ़ा लिखा हो तो विद्वान और महिला पढ़ी लिखी तो विदुषी। यहाँ तक बात समझ में आई? देखिए, तो जो विदुषी कन्याएं हैं, तो पहले पूछे आपसे कि वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, तो अच्छी थी। पहली चीज, स्थिति कैसी थी, स्थिति अच्छी थी। कुछ विदुषी कन्याओं के नाम पूछे आपसे एग्जाम में कि भैया कौन सी विदुषी कन्याएं थी, उनके नाम बता दीजिए। तो याद रखना ऋग्वैदिक काल की एग्जाम में पूछ लिया क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी जो महिला हैं, जो विदुषी महिला है, वो कि ऋग्वेद काल से संबंधित हैं, क्योंकि ऐसी कुछ विदुषी कन्याएं, महिलाएं हमें उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई देती हैं। तो विदुषी कन्या जैसे लोपामुद्रा, सिकता, घोषा, अपाला और विश्ववारा, ये जो 5 महिलाएं आपके सामने नाम जिनके दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों की पांचों जो हैं ये विदुषी कन्याएं थी जो कि ऋग्वेद कालीन सभ्यता संस्कृति से संबंधित हैं। और भी याद रखना, जो ऋग्वेद काल आप देख रहे हो, ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति देख रहे हो, इसमें महिलाएं जो हैं राजनीति में भी भाग यानी कि अधिकार पार्टिसिपेट किया करती थी। जो सभा, समिति और विदत, ध्यान से समझना, सभा, समिति और विदत, ये 3 एक ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें राजनीतिक साक्ष्य हमें वैदिक काल के दिखाई देते हैं और उसमें महिलाएं भी उसमें पार्टिसिपेट यानी कि भाग लिया करती थी। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई? जैसे कैसी महिलाएं, फॉर एग्जांपल आपको समझाते हैं। जैसे वर्तमान में आप देखिए, जैसे वर्तमान में हमारे पास मंत्री परिषद है, यानी कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है और राष्ट्रपति है, तीनों से मिलकर संसद बनती है। इतनी बात आप लोगों के समझ में आई? उसी प्रकार से आप लोकसभा देख रहे हो, उस लोकसभा में मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, ये सब बना हुआ है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो। इसी आप तरीके से देख सकते हो कि जो मंत्री परिषद आप देख रहे हो उसमें भी महिलाएं हैं, कितने % महिलाएं हैं, कितनी % महिला सांसद हैं, कितनी सीटें महिलाओं की हैं। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा एक अधिनियम भी पारित हो चुका है जिसमें लोकसभा में यानी कि जो है लगभग 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित जैसी व्यवस्था करने की जो है व्यवस्था भारत जो वर्तमान सरकार है उसके द्वारा की भी गई है। तो ये वही विदुषी कन्या है और इसके साथ साथ वहाँ पर राजनीति में महिलाएं भी पार्टिसिपेट किया करती थी, जिसमें सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं हमें दिखाई
देती हैं। इसके साथ साथ आपको ऋग्वेद में और क्या देखना है, ऋग्वेद में आप देखें ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति में कुछ नदियों को आपको देखना है, कुछ नदियों को आपको देखना है कि ऋग्वैदिक काल में कुछ ऐसी रिवर्स थी जो काफ़ी फेमस रही ऋग्वेद काल में। तो याद रखना, अगर आप वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति पूरी देख रहे हो तो इस पूरे ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता संस्कृति में हमें लगभग 31 नदियों का उल्लेख किया गया है। पूरी वैदिक सभ्यता संस्कृति में पूछो तो कितनी नदियों का उल्लेख किया गया है? 31। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे आप देखिए, अगर आप ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हो तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर पूरी वैदिक सभ्यता में 31 नदियां हैं तो वहीं ऋग्वैदिक काल में कहीं कहीं 21 या फिर 25 नदियों के साक्ष्य हमें दिखाई देते हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है वो किसको माना गया है? वो सिंधु नदी को बताया गया है। और जो सबसे पवित्र नदी बताया गया है वो सरस्वती को बताया गया है। सरस्वती को 3 अन्य नाम भी दिए गए हैं, जैसे नदी तमा, माते तमा, देवी तमा, माते तमा, और ये 3 जो नाम अन्य हैं ये सरस्वती के बताए गए हैं। और पूछे आपसे कि ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है तो बता देना ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को बताया गया है। और याद रखना, गंगा और यमुना के भी साक्ष्य हमें, गंगा एवं यमुना नदी के साक्ष्य भी हमें ऋग्वैदिक काल में मिलते हैं, यानी कि उनकी भी जानकारी कहीं ना कहीं हमें ऋग्वेद में दिखाई देती है। इसके साथ साथ एक और चीज है जो एग्जाम में आती है, वो है हिमालय पर्वत की चोटी। हिमालय पर्वत की चोटी, भैया ऋग्वेद काल में हिमालय पर्वत की एक बहुत ऊंची, बहुत ही फेमस चोटी के साक्ष्य मिलते हैं जिसका नाम है मुजवंत पर्वत। नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो मुजवंत पर्वत है इसके भी साक्ष्य हमें कहाँ मिलते हैं? ऋग्वेद काल में मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं? जो आपने उत्तर पूर्वी हिमालय हिंदू कुश पर्वतमाला देखा होगा, जो पूर्व की तरफ है, वहां पर हमें इस मुजवंत पर्वत चोटी के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपसे पूछे मुजवंत पर्वत चोटी नाम से जो आपको दिखाई दे रही है, इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है? तो इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद कालीन सभ्यता या फिर ऋग्वेद में हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ कुछ एक और चीज है नदियों से आप देख रहे हो, वो है सप्त सिंधु प्रदेश। सप्त सिंधु प्रदेश, देखिए जो सप्त सिंधु प्रदेश है इसमें 7 नदियां हमें बताई गई हैं। और इन्हीं 7 नदियों से मिलकर जो आप देख रहे हो जो ऋग्वेद है उसमें जो 7 नदियां मुख्य रूप से बताई गई हैं। देखिए एक और चीज़ है आपके लिए एग्जाम के लिए, वो ये है कि जब आर्य आए और जो 5 कबीले जो आर्य थे उसके साथ साथ भारत वंश के राजा जो सुदास थे उनके साथ युद्ध भी हुआ। रावी जो परुषणी नदी जिसको नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में परुषणी कहा गया है, जिसे वर्तमान में रावी कहते हैं, उस नदी पर युद्ध हुआ था और उसी युद्ध को जीता था राजा सुदास ने, यहाँ तक जो कि भरत वंश के राजा थे। यहाँ तक बात समझ में आई। जो सप्त सिंधु नदी है उसमें कुछ प्रमुख नदी हैं, जैसे पूछे अस्कनी, चिनाब, पूछे अस्कनी नदी जो है वो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है, वो है चिनाब। पूछे बिपाशा किस नाम से, तो व्यास। पूछे परुषणी किस नाम से, तो रावी। पूछे अस्कनी, चिनाब, इस प्रकार से वितस्ता, झेलम, इस प्रकार से आपके सामने कुछ 7 प्रमुख नदियां हमें ऋग्वेद में दिखाई देती है जिनकी जानकारी हमें ऋग्वेद में मिलती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वैदिक काल की प्रमुख विशेष जानकारी मिली होंगी। और आज हमने देखा जो वैदिक काल था उसमें ऋग्वेद को देखा और ऋग्वेद की विशेष चीज़ों को हमने देखने का प्रयास किया। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वो पॉइंट देखे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की जो क्लास होगी, कल की जो अगली वीडियो होगी, उसमें हम प्रयास करेंगे इसी ऋग्वेद की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक उन मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान देंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरीके से जो हमारी क्लास रहेगी, रोज हमारी जो वीडियो डलती रहेगी, उसके माध्यम से आपकी तैयारी को मजबूत किया जाएगा और आगे चलकर इसी प्रकार से कुछ मॉक टेस्ट के माध्यम से इनको और बताने का प्रयास किया जाएगा। और वो जो मॉक टेस्ट रहेंगे वो आपके आगामी परीक्षा जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने भी तमाम एग्जाम आपके जो सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं उन सबको देखकर आपको मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे। और इस तरीके से आपकी जो पूरी तैयारी है कंटेंट वाइज आपकी कंप्लीट कराई जाएगी। चलिए, धन्यवाद।